तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैथ्स की क्लास में कंटिन्यू करेंगे नंबर्स को। जैसे कि मैंने कहा था लास्ट क्लास में हमने कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर तक डिस्कस किया था। आगे के नंबर्स हम डिस्कस करते हैं आपकी क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था अगले नंबर देखो, फिर से एक बार क्विक रिवीजन बात करें। हमने क्या क्या देखा कल की क्लास में? हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये तीनों डिपेंडेंट थे एक दूसरे से। मतलब किसी एक में दूसरा नंबर आ रहा था। मतलब अगर हम इंटीजर के अंतर्गत आने वाले 2 को या 3 को अगर नेचुरल नंबर कहें तो भी ठीक है, अगर होल नंबर कहें तो भी ठीक है। लेकिन दोनों एक दूसरे से कैसे डिफर था? फैमिली थोड़ी बड़ी होती जा रही थी। नेचुरल नंबर की फैमिली थोड़ी छोटी थी क्योंकि उसमें एक से शुरू हो रही थी संख्याएं। होल नंबर में बात करें तो परिवार में एक सदस्य और आ गया था 0, तब वो होल नंबर कहलाया। और फिर जब नेगेटिव नंबर भी लिए जाने लगे तो वो इंटीजर या पूर्णांक कहलाया। उसके बाद हमने देखा प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर और को प्राइम नंबर क्या होता है, इसकी चर्चा की थी। आगे की आज की चर्चा पूरी रहेगी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। साथ ही साथ कुछ हम दशमलव के बारे में भी बात करेंगे। ध्यान से सुनते चलिएगा। मैथ्स की क्लास ऐसी नहीं है कि जो मैंने लिखा दिया वो आपने लिख लिया और काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको पूरी तरीके से दिमाग लेके बैठना पड़ेगा। लिखने से ज्यादा फोकस आपको समझने में करना पड़ेगा, क्योंकि लिखना अगर जो मैं लिख रहा हूं वो चीज अगर आप नोट करना चाहेंगे तो वो बाद में भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, सारी चीजें सही है। और एक और बात भाई, जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हो सुन लो ध्यान से। लाइव क्लास अटेंड करो, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, बाद में कर लेंगे। इस चक्कर में ना वीडियो पेंडिंग होती जाती है, फिर बोलते हो वैलिडिटी बढ़ा दो। ध्यान से सुन लो, जो वैलिडिटी है इंडिविजुअल कोर्स की वो 9 मंथ्स है। ठीक है, जिस डेट से आपने परचेज किया है उस डेट से आपको 9 महीने वैलिडिटी मिलेगी। समन्वित संयुक्त सीरीज वाले जो है उनको 12 महीने की वैलिडिटी दी जा रही है, क्योंकि उनके लिए सब्जेक्ट ज्यादा है। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखो। क्लियर? चलो शुरू कर रहे हैं। अगला नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की एक साथ बात करेंगे यहां पर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की एक साथ बात करेंगे। तो पहले परिमेय बात करते फिर अपरिमेय बात करेंगे। तो देखिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसी संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में निरूपित की जा सके। ऐसी संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में निरूपित की जा सके वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, दैट इज रैशनल नंबर। द कंडीशन इज q शुड नॉट बी 0, q मस्ट नॉट बी 0, आई शुड से, आई मस्ट से। ठीक है, तो p बाई क्यू इस फॉर्म में अगर कोई आपको संख्या दिखाई दे तो वो परिमेय संख्या होगी। एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि q 0 नहीं होना चाहिए। ये दोनों मिलाकर परिमेय संख्या की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। क्लियर? ये दोनों मिलाकर परिमेय संख्या की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। एकदम क्लियर क्या? ठीक है ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या एग्जांपल होगा, क्योंकि एग्जांपल महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना? डेफिनेशन में भी अगर आपको लिखना पड़े, वैसे तो डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता कि परिमेय संख्या क्या होती है बताइए, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। फिर भी ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में निरूपित की जा सके और q मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो 1/2, 3/4, 11/7, कुछ भी ले लीजिए जो p बाई क्यू के रूप में दिखाई दे रही है। ठीक है, अब एक बात समझना, अगर कोई भी परिमेय संख्या लिया मैंने और उसका हर अगर 0 कर दिया, मतलब क्यों हर को 0 करने नहीं कह रहा है, किसी भी परिमेय संख्या को लिया और हर को मान लो मैंने 0 कर दिया, तो ऐसे केस में वो संख्या बन जाती है इंफिनिटी। क्या बन जाती है? इंफिनिटी, जो कि एक इर्रेशनल है। या इर्रेशनल भी क्या बोले, इसको नॉट डिफाइन नहीं बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये रैशनल नहीं है, इंफिनिटी रैशनल नहीं है। बात समझ में? किसी भी परिमेय संख्या के हर को अगर शून्य कर दूं, मतलब क्यू क्या है इधर, हर है ना, क्यू क्या है इधर, हर है, डिनोमिनेटर है, तो हर को 0 करने से मना किया है, तो हर अगर 0 कर दूंगा तो होगा क्या? इंफिनिटी हो जाएगा वो परिमेय संख्या, जो कि रैशनल नहीं है। इसी कारण मना कर रहा है करने से। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल है, जो लाइव जुड़े हो बताना, क्योंकि पार्टिसिपेशन जरूरी है। क्या मैं 0 को परिमेय कह सकता हूं या नहीं? 0 को परिमेय कह सकता हूं या नहीं? जल्दी जो लाइव जुड़े हुए हो पार्टिसिपेट करना है
और जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हो उनके लिए सोचने का एक थोड़ा सा समय है, सोचिएगा। क्लास जो रिकॉर्डेड भी देखते हैं तो खुद में चिंतन करना जरूरी है, जीरो परिमेय है या नहीं है। चलिए, तो यहां पर जो रिप्लाई आ रही है, विक्रांत जी ने कहा हाँ, दीप्ति जी ने कहा हाँ, इंद्रजीत ने अपना फैसला बदल दिया, संदीप जी ने कहा हाँ, तृप्ति जी ने कहा हाँ। मतलब लगभग लगभग सब लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, हम दुविधा दूर करते हैं। आपको डेफिनेशन मैंने पूरा बताया, पी बाई क्यू के रूप में निरूपित करो और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यू जीरो नहीं किया, क्यू जीरो करने से इन्फिनिटी बन जाएगी, तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। लेकिन अगर किसी परिमेय संख्या के अंश को जीरो कर दूं और हर बना रहे, उदाहरण 0/7 या 0/3, वॉट एवर, 0/2, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंश जीरो है। अंश जीरो किया, क्यू जीरो नहीं किया, मतलब यहां पर अंश को जीरो करने से मना नहीं किया है, तो अंश को जीरो कर दिया। और जब किसी भी परिमेय संख्या का अंश न्यूमरेटर अगर जीरो होता है तो वो परिमेय संख्या जीरो बन जाती है, वो परिमेय संख्या जीरो बन जाती है। और चूंकि अंश को जीरो करने से मना नहीं किया है डेफिनेशन में, तो मैं जीरो कर सकता हूं, और ये मेरा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, और इसी वजह से जीरो भी परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पी बाई क्यू के रूप में है, पी को जीरो कर सकते हैं, मुझे फ्रीडम है, क्यू को बस जीरो नहीं करना है। अगर मैं पी को जीरो करूंगा, मतलब अंश को जीरो करूंगा, तो हालांकि वो फ्रैक्शन, वो परिमेय संख्या, वो रैशनल नंबर जीरो बन जाएगा, लेकिन चूंकि डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो मेरा परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। तो इन सभी की वैल्यू अल्टीमेटली जीरो होती है, लेकिन ये सभी परिमेय संख्या है, मतलब जीरो परिमेय संख्या है। क्लियर, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है भाई, एकदम क्लियर है क्या? ओके, चलिए आगे बढ़े। तो जीरो भी परिमेय संख्या है, एकदम क्लियर। ओके, क्या एक परिमेय संख्या है? क्या दो परिमेय संख्या है? क्या तीन परिमेय संख्या है? क्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 परिमेय संख्या है केवल? जी हां, आंसर होगा यस। शून्य तो हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब पूरे के पूरे होल नंबर रैशनल नंबर है। कैसे सर, ये तो पी बाई क्यू के रूप में दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? अगर मैं 1 को 1/1 लिखूंगा तो कोई समस्या है क्या? नहीं ना, किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पे वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं, बिल्कुल, और ये पी बाई क्यू के रूप में दिखाई दे रहा है मेरा, और चूंकि पी बाई क्यू के रूप में दिखाई दे रहा है मतलब परिमेय संख्या है। सेम 2 के साथ है, 2/1 लिख दूंगा, अल्टीमेटली रिजल्ट 2 ही होगा, मतलब ये पी बाई क्यू के रूप में दिख रहा है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। बात समझ में आई? 3/1 कर दिया, 4/1 कर दिया, 5/1 कर दिया, वही संख्या मिलेगी, चूंकि पी बाई क्यू के रूप में दिखाई दे रही है, मतलब परिमेय संख्या है। एकदम क्लियर? हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना, जल्दी बोलो। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखो लाइव क्लास जुड़े हुए हो, पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक है, सारा क्लियर कर रहे हैं, इंटीजर होगा या नहीं होगा, होल नंबर तो हमने पूरा देख लिया कि है परिमेय संख्या। चलो नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं, फिर से टॉपिक कंटिन्यू है परिमेय संख्या वाला। अब देखो, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर कौन कौन सी संख्याएं कहलाती है, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या सारे नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर परिमेय संख्या है? जी हाँ, ठीक। सारे होल नंबर, सारे होल नंबर परिमेय संख्या है? जी हाँ, क्योंकि शून्य को भी देखा था, फिर 1, 2, 3, 4 पर मतलब नेचुरल नंबर। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं सिर्फ होल नंबर बोल दूं तो उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आएगा, अलग से नेचुरल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अलग से स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं आप लोगों की क्लैरिटी के लिए। साथ ही साथ अगर मैं लिख दूं ऋण 2/5, ये भी परिमेय संख्या होगी, पी बाई क्यू के रूप में निरूपित है, धन या ऋण ये चिंता नहीं थी हमारी, ऋण रह जाए कोई समस्या नहीं है, लेकिन पी बाई क्यू के रूप में दिखाई दे रही है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। मतलब अगर मैं -1 ले लूं, -2 ले लूं, -3 ले लूं, बटे में एक अंडरस्टूड है, हो जाएगा, पी बाई क्यू के रूप में है, भले ही नेगेटिव क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, मतलब ये पी बाई क्यू के रूप में दिखाई दे रही है, मतलब यह भी परिमेय संख्या होगी। मतलब सारे के सारे इंटीजर्स भी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है।
ठीक है। अब एक सवाल आपके मन में पैदा होगा, अगर सर सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे होल नंबर या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, तो अलग से रैशनल नंबर को नाम क्यों दिया? क्या इनके अलावा कोई और संख्याएं आती है जो रैशनल हो सकती है? बोलिए, कमेंट करिए। चलिए, इन तीनों के अलावा और कौन सी संख्याएं हैं जो रैशनल हो सकती है? तो आपका सवाल है, सॉरी, आपका जवाब होना चाहिए सर ये वाली संख्याएं देखिए ना, ये ना तो क्या है, होल नंबर है, ना तो ये नेचुरल है, ना तो ये इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है। ध्यान से सुन लो, मैंने बोला नेगेटिव चलेगा परिमेय संख्याओं के लिए, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर्स हैं। क्या कंडीशन देखी थी, फिर से बोलो। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के लिए हमने कंडीशन देखी थी कि इसमें दशमलव नहीं होने चाहिए। नहीं है ना इनमें दशमलव, इसमें दशमलव है। ठीक है, बिल्कुल। तारुणी जी ने बोला डेसिमल संख्या है। ठीक है, दीप्ति जी रूट्स थोड़ा यहां पर करेक्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब हम प्राइम नंबर के रूट्स लेते हैं तो वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो रूट्स वाली चीजें यहां पर थोड़ी करेक्ट करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा डेसिमल्स। तो इसके अलावा, इन तीनों के अलावा होते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स जिसको हम बोलते हैं दशमलव। दशमलव संख्याएं ये परिमेय संख्याओं में आती है। जैसे ये उदाहरण है आपके पास, 1/2 उदाहरण है आपके पास, 3/4 आपके पास उदाहरण, ये सारे दशमलव कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो ये क्या होता है 0.5, ये क्या होता है 0.75। बात समझ में आई आपको? ये कितना होगा 0.4। ठीक है ना? तो इन सभी के अलावा डेसिमल जो होते हैं, दशमलव संख्याएं होती है, वो परिमेय कहलाती है। लेकिन सारे दशमलव परिमेय होंगे क्या? जी नहीं, सारे दशमलव परिमेय नहीं होते। उदाहरण के तौर पे √2 की वैल्यू परिमेय नहीं है, √3 की वैल्यू परिमेय नहीं है, √5 की वैल्यू परिमेय नहीं है। इनके कॉम्बिनेशन से जो रूट बनेगा परिमेय नहीं है। जैसे √15 परिमेय नहीं है, √15, √15 परिमेय नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि ये प्राइम नंबर्स के या उनके प्रोडक्ट के रूट्स हैं जो अपरिमेय होते हैं। उदाहरण, अगर √2 का एक्सपांशन देखूं मैं 1.414 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये दशमलव तो है, लेकिन मैंने बोला ये परिमेय नहीं है, मतलब क्या है, अपरिमेय है दशमलव होने के बावजूद। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सारे दशमलव परिमेय नहीं होते, सारे दशमलव परिमेय नहीं होते। तो कौन से दशमलव परिमेय होते हैं? तो यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल ही परिमेय होते हैं। परिमेय होने के लिए दशमलव को टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल हिंदी में बोलेंगे परिवर्तनीय। परिवर्तनीय, हिंदी में बोलेंगे परिवर्तनीय। किसमें परिवर्तनीय सर? दशमलव मतलब किसमें परिवर्तनीय करना है उसको, किसमें कन्वर्टिबल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी दशमलव अगर p/q में निरूपित कर सको, वो सारे के सारे दशमलव परिमेय कहलाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। मतलब ऐसे दशमलव, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सको आप, परिमेय कहलाएंगे। कंडीशन ही यही है परिमेय के लिए कि भैया p/q के रूप में होना चाहिए, भले ही बटे 1 क्यों ना हो, जैसे कि मैंने बताया था। एकदम क्लियर? तो दशमलव में क्या मेंशन करना है? ऐसे दशमलव जो टर्मिनेटिंग हो या कन्वर्टिबल हो या परिवर्तनीय हो। किसमें परिवर्तनीय, किसमें कन्वर्टिबल, किसमें आपका टर्मिनेटिंग? p/q के रूप में टर्मिनेटिंग। एकदम क्लियर? अब मैं उदाहरण बताऊंगा। जैसे दशमलव को उदाहरण ले लेते हैं 0.2, ये परिमेय है या नहीं है? तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये p/q में कन्वर्ट हो जाएगा क्या। तो इसको p/q में कन्वर्ट कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परिमेय में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको आप लोग दोगे 2, और चूंकि दशमलव एक संख्या के पहले है, एक अंक के पहले है, तो यहां लगा दोगे 10। 2/10 मतलब 1/5 हो गया p/q पे निरूपित। और चूंकि ये p/q पे निरूपित हो गया, परिमेय कहलाएगा। स्पष्ट है? चलो, वेरी गुड तारुणी जी। ठीक है, जो दशमलव के कुछ टाइम बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाए,
चलो बताते हैं इसके रीजन क्या है। कौन से ऐसे दशमलव है जो p बाई क्यू में नहीं लिख सकते हम, जिसको इररेशनल बोलते हैं। पहले तो रैशनल क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, ठीक है। अगर मैं रैशनल को डिफाइन करूं तो इसके अंदर कौन कौन आएगा, तो सीधा बोल देना इंटीजर्स, इंटीजर्स प्लस टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, बस इतना बोलोगे काम चल जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स प्लस इंटीजर्स। अब इंटीजर्स बोला तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों उसमें सम्मिलित हो जाएंगे ना ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत है। तो दोनों को मिला के बन जाते हैं रैशनल नंबर, मतलब दोनों संख्याएं रैशनल नंबर के अंतर्गत आती है। पूरे उदाहरण के साथ आपके सामने क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, देखिएगा एक और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं बताइए मुझे 0.71 को पी बाई क्यू में निरूपित कर पाओगे? जी हाँ कर पाओगे। कैसे? 0.71 को 71 लिख दिया, मतलब दशमलव हटा दिया, और चूंकि दशमलव 1 2 अंक के पहले है मतलब 2 शून्य लगेंगे एक के साथ में, मतलब लगेगा 100 नीचे, और ये हो गया पी बाई क्यू में निरूपित, मतलब ये भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक कंडीशन आपको फोकस करना इधर, किसी भी दशमलव को पी बाई क्यू में निरूपित करने के लिए आपके पास दशमलव के बाद आने वाले अंक ज्ञात होने चाहिए, मतलब कितने अंक हैं ये पता होने चाहिए, ठीक। किसी भी दशमलव को p बाई क्यू में निरूपित करने के लिए आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक हैं आपको अगर पता चल जाएगा तो आप उसको काउंट करके नीचे कितने जीरो लगाने हैं ये कर दोगे। किसी को इसमें समस्या आती है क्या, मुझे बताओ तो। किसी को इस प्रकार से कन्वर्ट करने में समस्या आती है? कुछ नहीं करना होता, संख्या अंक जो है उनको काउंट करते हैं, 1 2 2 अंक के पहले दशमलव लगाए ना तो 2 शून्य लगा देते हैं। केवल 2 शून्य नहीं, ऑब्वियस ही बात है 2 शून्य का मतलब मेरा यहां पर 100 से है, 1 शून्य का मतलब मेरा 10 से है, 3 शून्य का मतलब मेरा 1000 से। नो मतलब क्या, मतलब मैंने क्या पूछा था मैंने, कोई समस्या नहीं है ना, हो जाता है ना, ठीक। चलो अगर मैंने उदाहरण ले लिया 0.213 को बताइए पी बाई क्यू में कन्वर्ट करके, तो आप क्या करोगे 213 बटे, अब दशमलव कितने अंक के पहले, 1 2 3, 3 अंक के पहले दशमलव है तो आप लगा दोगे 3 शून्य, बस। दशमलव के बाद आने वाले अंक कितने हैं आपको पता चल रहे हैं तो पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है सर, क्लियर हो गया एकदम। लेकिन अगला जो नंबर है, हेडिंग डालिए इररेशनल नंबर, इनके साथ क्या दिक्कत है, हिंदी में बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इनके साथ क्या दिक्कत है, ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं की जा सके, जस्ट ऑपोजिट टू द रैशनल, मतलब रैशनल और इररेशनल का भी जो कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। मतलब जो परिमेय हो गया होगा वो अपरिमेय नहीं होगा, जो अपरिमेय होगा वो परिमेय नहीं होगा, ठीक है। कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हेजिटेशन मत करिए बिल्कुल। आपके थोड़े से छोटे भी डाउट आ रहे हैं ना, उसको बिल्कुल आप कमेंट करो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डरिएगा मत। मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं कुछ चीज़ों में बोलता हूँ जो मैं बार बार बोल चुका हूँ, उसको फिर आप जब बोलते हो, जैसे हम CGGS की क्लास में देखते हैं कि सर 33 जिला 32 जिला 28 जिला, ऐसी चीज़ों में मैं थोड़ा सा रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी आपके छोटे से छोटे भी डाउट हो आप बिल्कुल मुझे बताइए, मैं क्लियर करूँगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो आगे बात करें, तो जस्ट ऑपोजिट टू द रैशनल नंबर, दैट इज द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू, दैट इज इररेशनल नंबर, ओके, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। गलती से डिलीट हो गया तो जल्दी बता दो क्या डाउट था, बोलो। चलो अब आगे देखो, अब कौन सी ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं की जा सके, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, बस यही गुंजाइश बचती है इसके लिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, सम मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स, एग्जाम्पल पाई, ठीक है, एप्साइलन, खैर एप्साइलन वगैरह उतना मत जाना, पाई, पाई सभी जानते हो स्कूल से, ओके। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ऐसे डेसिमल जिनको p/q में नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, रीजन आपको थोड़ा पता चल गया, थोड़ा मैं और क्लियर करूंगा। और
कॉन्स्टेंट्स, कुछ कॉन्स्टेंट जो होते हैं मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट जैसे पाई, उनको भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ रूट्स ऑफ प्राइम नंबर, रूट्स ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, इनको भी हम नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। प्राइम नंबर के रूट जैसे मैंने बताया √2, √3, √5 या इनका कॉम्बिनेशन भी अगर है, ठीक, वो भी हम नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे √6 ले लो, √15 ले लो, ठीक, एक भी अगर उस रूट वाले कॉम्बिनेशन में प्राइम नंबर आ गया वो p/q में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, सौरभ जी ने बोला दशमलव के बाद इनफाइनाइट नंबर नहीं होना चाहिए। दशमलव के बाद अगर इनफाइनाइट नंबर होगा तो p/q में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। बहुत सही। चलो देखो अब उदाहरण बताइए सर इर्रेशनल का, तो लिखो √2, √3, √5, वैल्यू ऑफ पाई, ये सारे इर्रेशनल है। रीजन बताइए, चलिए बताते हैं। 1.414, 1.732, पाई की वैल्यू 3.14, ये सब देखते आ रहे हैं ना बचपन से, लेकिन ये यहीं तक नहीं रुकते। 1.4144 चलते जाते चलते जाते चलते जाते इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पता ही नहीं है कहां तक जा रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाता है, ये चलते ही जा रहे हैं कंटिन्यूएशन में, इनका कोई एंड नहीं मिल पाया, ठीक। सेम 3.14 मतलब पाई की वैल्यू के साथ है, चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है। वैज्ञानिकों ने बिलियन डिजिट तक फाइंड किया है, ऐसा कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 साल पहले पेपर में आया था, लेकिन अभी भी वो एंड नहीं था। तो ये भी जो अंक हैं वो भी इनफाइनाइट तक चले जा रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप 3.14 जो चलता जा रहा है इसको p/q में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो कंडीशन तो यही है ना कि आप ऊपर 314 तो लिख दोगे, नीचे दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, सॉरी दशमलव के बाद कितने अंक हैं काउंट कर पाओगे। और जब दशमलव के बाद कितने अंक है ये काउंट नहीं कर पाओगे तो कितने जीरो लगाने हैं, कितने जीरो लगाने हैं नीचे पता चल पाएगा क्या। नीचे जीरो लगाने के लिए कंडीशन वही बताई थी कि दशमलव के बाद कितने अंक है काउंट कर लो, उतने जीरो लगा दो एक के साथ। चूंकि दशमलव के बाद यहां पर अंक इनफाइनाइट है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो कितने जीरो लगाएंगे, नहीं लगा सकते। इस कारण p/q में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे इन सब उदाहरण को। इस कारण ये सारे जो उदाहरण है अपरिमेय है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अपरिवर्तनीय है। किसमें, p/q में अपरिवर्तनीय है। एकदम क्लियर। तो अभी भी दिमाग में सिर्फ एक चीज रखना है, p/q मतलब परिमेय है, जो p/q नहीं है वो अपरिमेय है। बात समझ में आई, ठीक है। हालांकि जो 2, 3, 4 है उनको p/q में कैसे लिख सकते हैं, बटे एक करके, और 0 में अगर कुछ भी करें तो वो भी परिमेय है क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 0/3, 0/4, 0/7 ये भी p/q में नजर आ रहा है करके, क्या है, परिमेय। यहां तक हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। या कोई डाउट है तो क्लियर करो भाई, जो लाइव में बैठे हुए हो, लाइव क्लास में आया करो। संख्या मुझे थोड़ी कम नजर आ रही है, लाइव क्लास में आया करो भाई, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। चलो देखो, अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों की। मुझे बताइएगा परिमेय है कि अपरिमेय, ठीक है। पुराने स्टूडेंट्स जो पहले क्लास अटेंड कर चुके हैं वो रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता है। लास्ट सेशन में भी यही सब चीज़ें मैंने बताई थी। कॉन्सेप्ट पिछले बार भी मैंने कोई कमी नहीं की थी, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बताई थी। इस बार बस ये है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा देखेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, ठीक। 0.3333 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, मतलब वो चलता जा रहा है कंटिन्यू। 0.33333333 परिमेय है या अपरिमेय बताइएगा, ठीक है। 0.1666666 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी परिमेय है या नहीं बताइएगा। चलिए जल्दी, परिमेय है तो बोलिए परिमेय कमेंट में, अपरिमेय है तो लिखिए अपरिमेय, मतलब रैशनल या इररैशनल। चलिए तो स्वाति, मिक्सिंग ST, संध्या, सागर, हर्ष, संदीप, सावित्री जी ने अलग आंसर दिया, वो बोल रही हैं कि है।
इंद्रजीत, रवि, विक्रांत, स्वाति, दिलीप, नाम बार बार रिपीट हो रहा लग रहा है, पीताम्बर, लक्ष्मी नारायण, ये सारे के सारे एक साथ कह रहे हैं अपरिमेय। मतलब आपने बहुत अच्छे से सुना मुझे बहुत अच्छे से सुना, मैं यही चाहता था, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी का आंसर गलत है, यहां पर सभी का आंसर गलत है। ये दोनों के दोनों होंगे परिमेय, ये दोनों के दोनों होंगे परिमेय, मतलब रैशनल। ठीक है, आपने जो जवाब दिया वो गलत है, लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छे से फॉलो किया, बहुत अच्छे से सुना, मैं बस यही चाहता था। तो सर ऐसे कैसे भाई, बताते हैं क्या रीजन है। इस प्रकार की जो संख्याएं कहलाती है जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की पुनरावृत्ति हो, वो कहलाती हैं आवृत्त दशमलव संख्याएं। ठीक है, आवृत्त दशमलव संख्याएं, क्लियर, रिकरिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, रिकरिंग डेसिमल मतलब दशमलव के बाद बार बार अगर कोई अंक रिपीट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन ऐसे आवृत्त होने वाले दशमलव को p/q में बड़े आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी कारण ये परिमेय होते हैं। तो ये जो कैटेगरी है दशमलव की, ये इनफाइनाइट तक तो जा रहे हैं, लेकिन इनमें एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? इनमें यह पैटर्न है कि यहां पर एक ही संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, पता लगा पा रहे हैं हम। लेकिन जब हमने √2 या पाई के साथ देखा था 3.14 एंड सो ऑन, इसमें संख्याओं का कोई पैटर्न नहीं था, कभी भी कोई भी अंक आ जा रहे थे, कोई पैटर्न नहीं था इसमें, करके ये अपरिमेय है। इसमें पैटर्न है क्योंकि संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। अब जब पैटर्न है तो पैटर्न को तो पता लगाया जा सकता है, भाई क्या पैटर्न चल रहा है, रीजनिंग ही पूरा इस पे बेस्ड है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज है ना, पैटर्न क्या है, पैटर्न से पता लगा सकते हैं ना। तो पैटर्न क्या है, अंक रिपीट हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के जो आवृत्त होने वाले या बार बार आने वाले अंक वाले दशमलव होते हैं, इनको कहा जाता है आवृत्त दशमलव। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है ना, रिकरिंग का मतलब क्या समझते हो, बार बार रिपीट होना, बार बार पुनरावृत्ति होना। बात समझ में आई? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। तो ये उदाहरण है उसके। अब बताइए सर कन्वर्ट कैसे करेंगे, मुद्दे पे आइए, चलिए आते हैं मुद्दे पे। जैसे पहले उदाहरण हमने लिया ऊपर 0.333333। जितने लोग भी जवाब दिए हो बहुत सही है, गलत जरूर हुआ है आंसर, लेकिन हाँ आप क्लास में अटेंड अच्छे से कर रहे थे, बस मैं यही चाहता था। ऐसे जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है ना, तो हमारे पास एक उपाय होता है इसको लिमिटेड करने का। ये अनलिमिटेड है ना, ये शुरू में अनलिमिटेड दिख रहा है, और जहां हमने बात की थी अनलिमिटेड होगा मतलब कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके साथ चूंकि पैटर्न है तो अनलिमिटेड को लिमिटेड बना सकते हैं। कैसे? ध्यान रखिएगा, जिस भी अंक की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर लगा देते हैं बार। क्या लगा देते हैं? बार। ये बार का पर्पस ही यही है कि अनलिमिटेड अंकों को जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है उसके ऊपर अगर बार लगा दोगे तो केवल उसको एक बार लिखना पड़ेगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो बार का क्या पर्पस है? बार का पर्पस यह है कि बार बार आने वाले अंकों को एक बार लिख सके, वो है बार, है कि नहीं? इसको बार बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो भाई ये हो गया लिमिटेड। क्या हो गया? लिमिटेड। और चूंकि लिमिटेड हो गया तो लिमिटेड दशमलव को तो p/q में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है। ध्यान रखिएगा, ये 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है। आपको p/q में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या है, जो अंक दिख रहे हैं उसको लिख देना है केवल ऐसा 3। ये तो पहले भी करते थे, याद करो। अगर मैं बोलूं 0.23 को कन्वर्ट करके बताओ तो आप क्या करते थे? इस दशमलव में जो भी अंक दिख रहे हैं उसको लिख देते थे एज इट इज, पूरा दशमलव हटा के 23, और जितने जीरो है काउंट कर लेते थे, लगा देते थे 2 जीरो। ओके, यहां पर भी हमको 3 दिखाई दिया, लिख दिया 3 दशमलव हटा के, बार हटा के। बस ध्यान रखना, बटे में क्या करोगे? बटे में करोगे जितने अंक रिपीट हो रहे हैं अलग अलग, जितने अंक अलग अलग रिपीट हो रहे हैं, यहां पर तो केवल एक 3 ही है, तो केवल एक ही अंक ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने वाले अंकों के बदले आपको 9 लगाना है।
यहां लगा रहे थे 0, यहां लगाना है 9, और चूंकि 9 है तो सामने 1 लगाने की जरूरत नहीं है। यहां सामने 1 इसलिए लगाते थे क्योंकि खाली 0 का कोई महत्व तो है नहीं, खाली 0 लगाओगे इन्फिनिटी बन जाएगा। सिर्फ शून्य की संख्या बताने के लिए देखना है कि कितने डिजिट है बस। तो यहां क्या लगाना है, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं अलग अलग, उसके बदले उतने 9 लगाने हैं। चूंकि यहां पर केवल एक अंक ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, उसके बदले एक ही 9 लगेगा, और ये हो जाएगा 3/9। ठीक, 3/9 को जब हम काटेंगे तो ये हो जाता है 1/3, और बचपन से आपको पता है 1/3 का ही मान होता है 0.3333। अगर बचपन से थोड़ा सा ध्यान रखे होते कि हाँ भाई 1/3 का ही मान तो 0.333 होता है, तो जवाब मिल जाता थोड़ा। ठीक है, चलिए खैर इतना ध्यान नहीं जाता है कई बार। तो 1/3 का ही तो मान होता है 0.3333। ठीक, तो हो गया पी बाई क्यू में कन्वर्ट। तो क्या है ये है रैशनल। यहां से सब क्वेश्चन आता है भाई ना। ठीक, चलो अब अगला जो एग्जांपल है, नहीं 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 इंद्रजीत जी, 0.333 को 0.34 लिखोगे ना तो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो, ठीक है। राउंड ऑफ मत करना, राउंड ऑफ तब करना है जब अप्रोक्सीमेशन में सरलीकरण हम करते हैं। ठीक, लेकिन उसमें भी जैसे 0.333 आ गया, उसको आप अप्रोक्सीमेशन में जब करोगे तो 0.34 नहीं लिख के अगर 1/3 करोगे ना तो ज्यादा इजिली प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके, चलो तो राउंड ऑफ नहीं करना इधर। एक और उदाहरण जो मैंने लिया उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मुझे और उदाहरण आप बता दीजिए। 0.6666 को पी बाई क्यू में कन्वर्ट करके बताइए। चलिए इसको पी बाई क्यू में निरूपित करके बताइए, जल्दी आंसर करिए, कमेंट करिए। रिकॉर्डिंग वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी कॉपी में लिखो और मेरे बताने से पहले आप अपने कॉपी में लिख डालो आंसर। ठीक है, 0.6666 को पी बाई क्यू में निरूपित करके बताइए क्या आएगा आंसर। वेरी गुड, सागर का आ गया, सागर सिंह का आ गया आंसर, वेरी गुड। ठीक है, चलो बिल्कुल सागर, पीताम्बर, पीताम्बर आपका आंसर 6/9 बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उसको और जब काटोगे तो वो 2/3 में कटेगा फाइनली। ठीक है, स्वाति, दीप्ति जी, इंद्रजीत जी, तृप्ति जी, रवि जी, हेमंत जी, सभी, हर्ष, लक्ष्मी नारायण, संदीप जी, सृष्टि जी, सभी का सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको लिख देंगे 6, क्योंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 0.6 बार, तो डायरेक्ट लिख दिया 6, और चूंकि एक अंक के ऊपर ही बार लगा हुआ है मतलब 1 9 होगा, ये कटेगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 में, तो आंसर आ जाएगा 2/3। 2/3 का मान होता है 0.6666। ठीक है, चलो आगे बढ़े। डेफिनेटली जब आप इसको राउंड ऑफ करते हो तो 0.67 लिख देते हो, लिख देते हो। जब उसको कन्वर्ट करना नहीं होता लिख देते हो बस। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा पर्पस ही कन्वर्ट करना है तो राउंड ऑफ करके मत करना। अगर राउंड ऑफ करके इसको 67/100 कर दोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा और आप फंस जाओगे उस क्वेश्चन में, आपका गलत हो जाएगा या टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो कन्वर्ट करना मतलब एग्जैक्ट कन्वर्ट करके बताना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ठीक है, देखो अब एक जो उदाहरण हमने लिया था 0.1666, ये कैसा है सर? ये मिश्रित प्रकार का, मिश्रित प्रकार का रिकरिंग डेसिमल है, आवृत दशमलव है। कैसे? इसमें दशमलव के बाद कुछ अंक रिपीट नहीं कर रहे, कुछ रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये मिश्रित प्रकार का दशमलव है, या मिश्रित प्रकार का आवृत दशमलव है। मिक्स्ड टाइप का ये रिकरिंग डेसिमल है। तो इसको कैसे करते हैं? थोड़ा मॉडिफिकेशन भी ऐसे है कि जो प्रीवियस हमने नॉलेज गेन किया है उसके आधार पर ही होगा। जैसे आपको मैंने बार बार बताया, रिपीट नहीं होने वाले अंकों के बदले जब हम दशमलव हटाते हैं तो शून्य लगाते हैं, और रिपीट होने वाले अंकों के बदले हम लगाते हैं 9। बताया था मैंने, बताया था ना। रिपीट नहीं होने वाले अंकों के लिए लगाते हैं 0, रिपीट होने वाले अंकों के लिए लगाते हैं 9। ये मैंने बताया, वही इधर अप्लाई करना है। पहले तो इसको लिमिटेड बनाइए, लिमिटेड बना के करोगे 0.6 और बार किसके ऊपर? केवल 6 के ऊपर। क्यों? क्योंकि 6 ही तो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होता है केवल उसी के ऊपर बार लगेगा, है ना। तो लिख दिया 0.16 बार, बार केवल 6 पे, 1 पे मत लगाना।
तो भैया देखो ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, कन्वर्ट करके बताओ। चलो पहले तो लिख दो 16, कोई दिक्कत नहीं ना, 16 लिख दिया। अब देखो एक रिपीट हो रहा है तो इसके बदले 9 लगेगा, एक जो रिपीट नहीं हो रहा है वो हमको पता है क्या, शून्य लगता है। याद करो ना उदाहरण 0.23 वाला, 23/100 किया था, दशमलव के 2 अंक लिमिटेड थे, रिपीट नहीं हो रहे थे, तो 1 2 काउंट किया, 2 शून्य लगा दिया। तो रिपीट नहीं होने वाले के बदले शून्य लगता है, रिपीट होने वाले के बदले 9 लगता है। तो क्या लिखे, 0 9 या 9 0? इधर मैं 0 9 लिखूंगा कि 9 0 लिखूंगा, बोलिए। तो यहां थोड़ा सा लॉजिक अपनाना है ऐसा कि ठीक है सर, 1 के बदले 0 लिखा, 6 के बदले 9 लिखा, क्योंकि ये रिपीटिंग था या नॉन रिपीटिंग था, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 0 9 लिखे कि 9 0 लिखे, इसके बदले कॉमन सेंस लगाना है। अगर मैं 0 9 लिखूंगा तो ये 9 ही कहलाएगा केवल, है कि नहीं? अगर मैं केवल 0 9 लिखूंगा तो केवल तो 9 कहलाएगा ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा। और इसका मान 1 से अधिक होगा, मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि संख्या जो है 0.1666। और ऑब्वियस ही बात है, 0 9 को अगर 9 लिखोगे तो शून्य कहां दिखाई दे रहा है, इधर नहीं दिखाई दे रहा ना, तो मतलब 0 9 नहीं करना, इसको करना 9 0, मतलब शून्य हमेशा बाद में लगेगा और 9 लगेगा पहले। तो यहां पर आपको ये करना है 16/9 शून्य, मतलब 16/90। यहां तक स्पष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहां तक स्पष्ट है या नहीं है? आराम से चलिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, आंसर मत लाइए 8/45 या ऐसा कुछ मत लाइए, रुक जाइए, अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन बचा हुआ है, इतना इजी थोड़ी है भाई। इसमें एक और चीज करना है, ध्यान रखिए, जो मिश्रित प्रकार का दशमलव होगा उसमें आपको इतना कर लेने के बाद अंश में ऐसी संख्या से माइनस करना पड़ेगा जो इस संख्या को पूरी तरीके से देखने पर, इस संख्या को पूरी तरीके से, दी हुई संख्या को पूरी तरीके से देखने पर जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है पूरा पूरा उठा के माइनस कर देना पड़ता है, ठीक है। जिस भी अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है उसको सीधा पूरा उठा के ऊपर वहां पर माइनस कर देना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, वंस मोर, बिल्कुल वंस मोर, बार बार बोलेंगे, संख्या को पूरी तरीके से देखने पर जिस भी अंक के ऊपर बार नहीं लगा है पूरा उठा के अंश से माइनस कर देंगे, ठीक। तो 16 में क्या घटा देंगे, तो देखिए बार लगा है 6 के ऊपर, बार किसके ऊपर नहीं लगा है, 1 के ऊपर, तो किससे माइनस कर देंगे, 1 से माइनस कर देंगे बस, ठीक। तो ये हो जाएगा 15/90, ये क्या हो जाएगा 15/90, ठीक है। और जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, और 1/6 का ही मान होता है 0.1666, ठीक है। आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 1/6 लिख के देख लीजिए, 1/6 मतलब 1/6 आपको मिलेगा 0.1666, ठीक है या नहीं है? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर कि नहीं? आपको कराएंगे, बहुत सारे उदाहरण कराएंगे। हो सकता है पीएससी के द्वारा ऐसे प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन रिकरिंग नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे कि उनको ऐड करने बोलता है, उनको जोड़ने बोलता है, घटाने बोलता है, ठीक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक मैं उदाहरण आपके सामने ले रहा हूं, उसको बताइएगा कन्वर्ट करके, ठीक है। लिखिएगा 1.4 576 एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर ये उदाहरण थोड़ा बाद में करना, इसको रहने दो अभी, ये वाला उदाहरण थोड़ा बाद में करना, रुक जाओ, ये वाला उदाहरण थोड़ा बाद में करना, एक उदाहरण थोड़ा और इजी दे देता हूँ, एकदम से उस लेवल पे नहीं जाते, बेसिक और क्लियर करते हैं, ठीक है। एक उदाहरण आपको और दे रहा हूं, चलिए 0.18888 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके बताइएगा।
चलिए देखते हैं कौन जवाब देता है जल्दी। 0.1888888 को कन्वर्ट करके बताइए पी बाई क्यू में। हाँ वो मेंस वाला मेथड है इंद्रजीत जी, बिल्कुल वो मेंस वाला जो बता रहे हो ना, वो मेंस वाला मेथड है। बता देंगे उसको भी कैसे करते हैं, अगर मेंस के हिसाब से लिखने को आएगा इसमें तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है बता देंगे। वेरी गुड, जितनों का भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। दैट इज 17/90, बहुत सही बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेंगे? 0.18 बार, बार केवल 8 पे क्योंकि वही रिपीट हो रहा है, इसको लिख दिया 18 बटे 1910 क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है बार बार और एक रिपीट नहीं हो रहा है तो लगेगा 9 शून्य, ठीक है। और माइनस कर देंगे संख्या को पूरी तरीके से देखने पे जो रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, मतलब 1। यहां पर आंसर आ जाएगा 17/90। बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब जैसा कि इंद्रजीत ने बोला कि सर लेट, वो जो मेंस वाला मेथड है वो भी बता दीजिए। चलो बता देते हैं मेंस वाला जो मेथड है, ठीक है। आपको एग्जाम में केवल यही करना है, वहां पर प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, जो अभी बताया, अभी तक बताया, और मेंस में अगर आता है तो अब जो बता रहा हूं वैसा करना, ठीक। जैसे 0.3333 वाला उदाहरण लेके समझते हैं पहले। मेंस वाला मेथड बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो इसको पी बाई क्यू में निरूपित करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मानते हैं x। 0.3333 माना, मतलब लेट इज इक्वल टू x, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये 3.3333 और ये हो जाएगा 10x। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? ये समीकरण नंबर हो गया 1, ये समीकरण नंबर हो गया 2, है ना। दोनों समीकरण को घटाओगे, ऑब्वियस ही बात है, समीकरण 2 ऋण समीकरण नंबर 1। तो देखो इधर 3.33 में 0.3333 माइनस करोगे, ये भी इंफिनिटी तक चल रहा है, ये भी इंफिनिटी तक चल रहा है, मतलब दशमलव के बाद आने वाले जो 3 3 3 3 3 हैं वो आपस में माइनस होके केवल बचाएंगे यहां पर 3। खुद सोचो ना, 3.3333 और 0.3333, तो दशमलव के बाद आने वाले 3 3 3 जो है वो आपस में माइनस होके कुछ नहीं बचेंगे, और दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो केवल रह जाएगा लेफ्ट साइड में 3, ठीक है, लेफ्ट साइड में 3, और राइट साइड में 10x ऋण x कितना रह गया, 9x। कोई इशू नहीं ना, x का ही तो मान बताना है ना, x का ही मान तो परिमेय संख्या के रूप में बताना है, क्योंकि इसको पूरा हमने x मान लिया था। x का मान ही अगर निकल जाएगा परिमेय संख्या के रूप में तो वही तो आंसर होगा। तो चलो यहां से अगला स्टेप, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 के बटे में आ जाएगा 9, मतलब ये हो जाएगा 1/3, आ गया आंसर। तो ये मेंस का मेथड है, ऐसा स्पष्ट है। सत्रह बटे 9 कट ही कहां रहता है अरुणी जी? 17/9 देखो, जो कटता है उसको काटते हैं, जो नहीं कटता उसको नहीं काटेंगे, है ना। 17/90 कहां कट रहा है? 17 तो वैसे भी क्या है आपका, प्राइम नंबर है, अभाज्य है, और 17 के पहाड़े में 90 आता है क्या? नहीं ना। क्लियर, एकदम क्लियर। जो कटता है उसको काटते हैं, जो नहीं कटता उसको नहीं काटेंगे, ऑब्वियस ही बात है। ये मेंस वाला क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे बात करें। वैसे ही आप सेम जो अभी मैंने किया है 0.166 वाले में कर सकते हो, 0.188 वाले में कर सकते हो, किसी में भी करके देख सकते हो, बड़ा इजी है ये करना। सीधा यही स्टेप, जो पहले दी हुई संख्या उसको x मानना, दोनों तरफ 10 से गुणा करना, समीकरण 2 - 1 करना, लेफ्ट साइड में दशमलव के बाद वाला जो अंक आएगा वो गायब हो जाएगा, जो दशमलव के पहले रहेगा वही प्राप्त होगा। राइट साइड में 10 ऋण x करोगे, 10x ऋण x तो 9x ही मिलेगा, और x का मान बटे में लाके आप परिमेय संख्या निकाल लोगे। कर लोगे इतना? चेक करने के लिए आंसर आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक। अब मैं जो उदाहरण दिया था उसको आपको कन्वर्ट करके बताना है, दैट इज 1.4576
सॉरी, ये 576 है, 576, 576, 576 ऑन सो, ठीक है। 1.4, 576, 576, 576 एंड सो ऑन, इसको आपको कन्वर्ट करके बताना है पी बाई क्यू में। चलिए सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि रिपीटिंग है क्या। बिल्कुल रिपीटिंग है, बिल्कुल रिपीटिंग है, दिख रहा है वो, है ना, तो दिख ही रहा है। कैसे पता चलेगा सर रिपीटिंग है या नहीं है? देख के पता चलेगा, देख के पता चलेगा, ठीक है। तो 1.4, 576, 576 ये दिख रहा है, रिपीट हो रहा है। चलो देखो, इसको आप लिख पाओगे 1.4, 576 और बार लगेगा यही 576 पे, क्योंकि यही रिपीट हो रहे बार बार, है ना। ये देखो, यही तो रिपीट हो रहे हैं बार बार, यही तीनों तो रिपीट हो रहे हैं, तो 576 के ऊपर बार लगेगा। इतना क्लियर। इसके आगे का आंसर जल्दी करिए, 10-15 सेकंड का समय। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टाइम साफ, ठीक है। चलो देखो, आंसर नहीं है अभी तक। खैर थोड़ा कैलकुलेशन भी इसमें लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन आप ना वो कटने वाला कुछ मत करना, वो कटेगा नहीं कटेगा उसको छोड़ देना, सीधा कन्वर्ट करके बताओ मुझे। कुछ आंसर हमारे पास आ गए हैं, कुछ आंसर हमारे पास आ गए हैं इंद्रजीत के, रवि के। चलिए वेरीफाई करिएगा दोनों, ठीक है। देखो सबसे पहले एक चीज मुझे नजर आया, मुझे पूरा लिख देना है 1, 4, 5, 7, 6, ये पूरा लिख देना दशमलव हटा के, ठीक। कितने 9 आएंगे कितने शून्य आएंगे आपके सामने देखिएगा। कभी भी मेरा बात ध्यान से सुनो और इसको चाहो तो लिख लेना। कभी भी 9 और शून्य लगाने के लिए दशमलव के बाद देखते हैं, मतलब दशमलव के बाद देखते हैं। कभी भी 9 और शून्य लगाने के लिए दशमलव के राइट साइड में देखते हैं कि कितना रिपीटिंग है कितना नॉन रिपीटिंग है, कितना आवृत है कितना नहीं है, ठीक। तो दशमलव के बाद देखने पर हमको पता चल रहा है, दशमलव के राइट साइड देखने पे हमको पता चल रहा है कि 3 अंक रिपीट कर रहे हैं अलग अलग, और 3 अलग अलग अंक रिपीट कर रहे हैं, मतलब 3 9 लगेगा, 3 9 इंट्रोड्यूस होंगे इधर। और दशमलव के बाद देखने पे एक अंक ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, वो है 4, तो उसके बदले लगेगा 1 0, बस ये है यहां पर ये सॉल्यूशन इसका। हालांकि एक मॉडिफिकेशन और है जो मैंने बताया था न्यूमरेटर में माइनस करने वाला, फिलहाल इतना कर लोगे आप, कितने 9 और कितने शून्य लगाने पता चल जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, कॉपी में लिखना है तो लिख लेना, दशमलव के बाद दशमलव के राइट साइड हम देखते हैं 9 और शून्य लगाने के लिए। तो पूरी संख्या को कब देखते हैं सर? पूरी संख्या को तब देखते हैं जब हमको अंश में माइनस करना पड़ता है, अंश में माइनस करना पड़ता है, तब पूरी संख्या को देखते हैं कि किसके ऊपर बार नहीं लगा है, ठीक है। तो देखिए पूरी संख्या को एक साथ किसके ऊपर बार नहीं लगा है, पूरा उठा के देना उधर माइनस में, तो दिख रहा है मुझे 14, क्या दिख रहा है 14, इसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो मैं किससे घटा दूंगा, 14 से घटा दूंगा, स्पष्ट है, 14 से घटा दूंगा। आंसर क्या आ जाएगा, 14576 में 14 गया, कितना आ जाएगा 62/999, ये आंसर है। अब इसको कट रहा है नहीं कट रहा है छोड़ दो, रहने दो, मत करो, क्योंकि इतना बड़ा एग्जांपल तो ऐसे आएगा नहीं। एक मैंने यूनिवर्सल प्रॉब्लम लेके आपको बताया क्या, ताकि आप एग्जाम में छोटा ही आएगा, सो दैट वो आपस में कट जाएंगे, वो आपको दिख जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन काटते मत बैठे रहना। हमारा पर्पस था सीखना, हम सीख गए, अब काटना तो सारे किसी को आता है, 2 से तो दिख रहा है पहले से कटेगा ही कम से कम, है ना। बस इतना रहने दिया। क्लियर है या नहीं है बताइए, क्लियर है या नहीं बताइए। ठीक है, तो करेक्ट करेंगे 14562/999, ये जो आपका अंश इतना कम आ रहा है ना सागर अलका जी, ये थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। केवल 1456 क्यों आ रहा है, बाकी पूरा लोगे ना, ठीक है। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और चीज जाते आते मैं बताऊंगा, चलो एक उदाहरण और, 0.14 258 285 है 28571 42 एंड सो ऑन, ठीक है।
0.14285 7142 एंड सो ऑन। ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग है तो मिश्रित टाइप का है कि प्योर टाइप का है, बताओ। अच्छा, मिश्रित वाले का, चलो मिश्रित वाले का मेंस वाला मेथड बता देंगे कल। वैसे नहीं पूछे अभी तक मेंस में, अभी तक मिश्रित वाले का मेंस मेथड नहीं पूछा है, केवल आपको वो जो प्योर टाइप का है वो पूछता है बस। और मिश्रित वाले का वही करो ना, 10 से गुणा करो ना, क्या दिक्कत है? 10 वाले से कर दो, कोई इशू नहीं है, माइनस आराम से हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, करके देखना, बता देंगे। अभी तक मिश्रित वाले का मेंस में नहीं पूछा है, वैसे जितने बार पूछा है कम पूछा, और प्योर टाइप वाले का पूछा है, बाकी बता देंगे, कुछ नहीं। जैसे मैंने बोला वैसे ही करके देखना। सीधा इस पूरी संख्या को x मान लेना, इसको पूरा x मानने के बाद दोनों तरफ 10 का गुणा करना, ठीक है, बन जाएगा 14.576 और इधर 1.4576576 दोनों को घटाओगे तो ये जो 576 वाला चीज है वो हट जाएगा। एक तरफ रहेगा 14 और एक तरफ रहेगा 1.4। समझ रहे हो? करके देख लेना एक बार, मतलब हो सकता है ओरली जो बोल रहा हूं तो अंक इधर उधर हो रहे होंगे, करके एक बार देख लेना, नहीं बनेगा बता दूंगा, ठीक है। चलो, ये क्या है? रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है? चलो, तो आंसर है मिक्स टाइप का रिपीटिंग है, बिल्कुल रिपीटिंग है ये, ठीक है, मतलब रिकरिंग डेसिमल है ये, रिकरिंग डेसिमल है। ये देखो 0.142857 यहां तक अलग अलग है, लेकिन फिर यहां से देखो रिपीट होना शुरू हो गया, फिर से 142 आ गया, अब एंड सो ऑन लगा दिया। इसका अंडरस्टूड मतलब मीनिंग ये है कि आगे आने वाले अंक भी उसी पैटर्न में रिपीट होंगे। तो यहां पर आपको देखना है 142857 तक सारे अंक अलग अलग हैं, उसके बाद फिर से वही रिपीट हो रहा है, दिख रहा है ना, 142 फिर से आ गया, तो इन सब के ऊपर लगेगा बार, क्योंकि पूरे पूरे रिपीट हो रहे हैं। और ये मिक्स टाइप नहीं है, ये प्योर टाइप है। क्या है? प्योर टाइप है, ठीक, मिक्स टाइप नहीं है ये। अंक जो है सारे रिपीट हो रहे हैं, पूरे पूरे रिपीट हो रहे हैं। देखो 142 यहीं से शुरू हुआ कि नहीं, ठीक है, क्लियर है? प्योर टाइप रिपीटिंग है, प्योर टाइप, प्योर टाइप, क्लियर है कि नहीं है? प्योर टाइप है। अरे करके तो देखो, मिक्सिंग एसटीजी करके तो देखो, बताया तो है मैंने, एक बार ट्राई तो करो खुद से। 10 का गुणा ही करने बोला ना मैंने, 10 से गुणा करके आंसर नहीं आएगा, 100 से गुणा कर देना, हो जाएगा। 100 से गुणा कर देना। सर ये 100 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, कैसे पता चलेगा? दशमलव के बाद अंक नहीं देखना है यहां पर, ठीक, समझ में आई बात? कल बता देंगे, एक बार ट्राई करना। 10 से गुणा करके नहीं आएगा, 100 से गुणा करके देखना, 100 से गुणा करके नहीं आएगा, 1000 से गुणा करके देखना, ये पता चल जाएगा कब 1000, कब 100, कब 10 लगाते हैं गुणा करने के लिए, ठीक है। नहीं बनेगा, कल बता दूंगा। चलो, ये क्लियर है? प्योर टाइप है, दिख रहा है ना, सारे अंक रिपीट हो रहे हैं एक समय के बाद, प्योर टाइप है। तो प्योर टाइप है तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा लिख देना है 142857 अपॉन, चूंकि सारे अंक रिपीटिंग है, काउंट कर लो और उतने 9 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 9 लगा दो यहां पर, ठीक है, 6 9 लगा दिया। हाँ, 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही मैंने बोला, 10 से मतलब यहां पर ना दशमलव का कुछ वो रहता है, दशमलव के हिसाब से डिसाइड करते हैं या कितने रिपीटिंग है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि 1000 से गुणा करना है कि 100 से करना है। वही मैं कह रहा था, करके एक बार देख लेना, ठीक। अब चूंकि इसको काटना आपको संभव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे तो ये कट जाता है आपस में, और अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है ना, ये 1/7 की वैल्यू है। सर क्या आपने काट के पता लगाया? नहीं, ये स्टैंडर्ड केस है, इस कारण पता लगाया, ठीक है। 1/7 की वैल्यू होती है 0.14285 1428, फिर से रिपीट, ये 1/7 की वैल्यू होती है। डाउट है कैलकुलेटर में 1/7 करो, 1/7 करो, आपको ये वैल्यू दिखाई दे देगी, ठीक है। 1/7 की वैल्यू होती है ये, स्पष्ट है, क्लियर है, समझ में? आइडेंटिफाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एकदम निर्णय पे मत आना कि सर ये तो मिक्स टाइप है, भैया एक समय के बाद पूरा रिपीट कर रहा है, प्योर टाइप है, अलग अलग डिजिट तो है लेकिन सारे रिपीट कर रहे हैं, क्लियर। चलो, अब एक जाते आते आखिरी चीज सिखाऊंगा,
अवृत्त दशमलव संख्याओं का योग या घटाना। ठीक है, अवृत्त दशमलव संख्याओं का योग या फिर घटाना। क्लियर? चलो तो पहले योग सिखाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली मिलते हैं एग्जाम में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, अवृत्त दशमलव संख्याओं का जोड़ या घटाना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? चलो एक सिंपल उदाहरण लेके बताऊंगा, मजा आ जाएगा। इसके पहले बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा गया, लेकिन लोगों से नहीं बनता है और लोग गलत करके आते हैं। ठीक, चलो आपके पास है 0.63, इसके ऊपर लगा है बार, इसको जोड़ना है 0.37 में, जिसके ऊपर भी लगा हुआ है बार, प्लस इसके ऊपर लगा है 0.80, सॉरी इसको ऐड करना है 0.80 बार से, इनको जोड़ना है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर इनके ऊपर बार नहीं होता और केवल इनको जोड़ना रहता, केवल इनको जोड़ना रहता, ठीक है, केवल इनको जोड़ना रहता, बार ऊपर नहीं होता। लोग क्या करते, देखो बार लगा हुआ है लेकिन फिर भी ऐसे दिए हुए प्रश्नों को इस तरीके से जोड़ देते हैं। और ऐसा जोड़ने पे दशमलव जोड़ना है सीधा, तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं। ये आता है ना आप लोगों को? फिर से सुन लो, जिनका बेसिक थोड़ा हिला हुआ है। अगर मैं बोलूं 0.21 को 0.763 में जोड़ो, तो आप कैसे करते हो? ध्यान से सुनना। 0.21 लिख दिया। जब हम दशमलव के बाद आने वाले अंकों को जोड़ते हैं या लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा दशमलव के राइट साइड से लिखना प्रारंभ करते हैं, जबकि लेफ्ट साइड जब हम लिखते हैं तो हम इस तरफ ऐसे बढ़ते हुए लिखते हैं, जबकि इधर हम लिखते हैं तो इस तरफ से आगे बढ़ते हुए लिखते हैं। समझ में आई बात? तो 0.21 लिख दिया, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, अंक को अंक के नीचे लिखते जाइएगा। जैसे 2 के नीचे आएगा 7, 1 के नीचे आएगा 6 और 3 के नीचे आएगा ऐसा। ये ऐसा हमको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां कुछ नहीं है तो शून्य, शून्य में 3 जुड़ेगा 3, 1 में से 6 जुड़ेगा 7, 2 में 7 जुड़ेगा 9 और ये आंसर आ जाएगा। ये जोड़ना तो आता होगा सभी को। नहीं आता तो देख लो, जैसे मैंने बताया दशमलव के नीचे दशमलव लगा के लाइन से इधर लिखते जाना, इधर से इधर लिखते जाना, इधर से इधर लिखते जाना और जोड़ देना। ठीक है, चलो अब जैसे कि मैंने बोला इसके ऊपर बार लगा हुआ है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बार को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं और मस्त इसको ऐसा अरेंज करते हैं और जोड़ते हैं। कैसे? 7 3 10 आएगा सर, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1, हासिल आई 1, 6 3 9 और 1 10 और 8 18, 18 का 8 और हासिल आई 1 आ गया और यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पर चूंकि बीच में दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव लगा दिया और आंसर आ गया सर हमारा 1.80। और आ जाते हैं मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं, मेरे 2 मार्क्स इसमें पक्के। ठीक है, लेकिन ये जो 2 मार्क्स है ये कन्वर्ट हो जाता है -0.66। ठीक है, ये 2 मार्क्स जो है ना आपका -66 में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर यहां जो डिफरेंस आता है ना सर कि मेरा जो है वो तो 120 130 आ रहा था और कट ऑफ तो 110 गया, फिर भी मेरा एग्जाम नहीं निकला, ये तो पीएससी की गड़बड़ी है। वो पीएससी की गड़बड़ी नहीं होती, ये गड़बड़ी आपकी होती। मैं मानता हूं पीएससी जो है वो आंसर लेने में, विलोपित करने में उसकी गलती होती है, लेकिन कैलकुलेशन में उसकी गलती नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब ऊपर में बार दिया है और आप बार हटा के इस प्रकार जोड़ देते हो, और ऑप्शन में चूंकि ये भी मिलता है एक ऑप्शन, क्योंकि पता है एग्जामिनर को कि स्टूडेंट ऐसा करेंगे तो आपका नंबर तो फंसाएगा ना वो ऋण में, तो ऑप्शन में ये भी दिखाई देगा 1.80 और गलत हो जाता है क्योंकि आपने बार को नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसको जोड़ने का थोड़ा अलग तरीका होता है। अगर केवल ऐसा जोड़ना रहता तो ये सही होता, लेकिन ऊपर में बार लगा है, कैसे करेंगे देखिए। इसको जोड़ने के लिए 3 कॉलम बनाइए, इसको जोड़ने के लिए 3 कॉलम बनाइए। ये लेफ्ट कॉलम है, ये मिडिल कॉलम है, ये राइट कॉलम है। ठीक, करते चलिएगा, करते चलिएगा। देखिए क्या क्या लिखना है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बस 5 मिनट का मुझे समय दो, 5 मिनट का बस समय दो, पूरा सीख जाओगे। लेफ्ट साइड में हमेशा वो अंक आएंगे जो दशमलव के लेफ्ट साइड में होते हैं, जिनको इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल वैल्यू। दशमलव के जो लेफ्ट साइड आने वाला अंक होता है, दशमलव के जो इस तरफ वाला अंक होता है, जैसे यहां पर 0 0 0 दिखाई दे रहा है, वो लेफ्ट साइड में आएगा। मतलब यहां लगा दिया 0 0 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। मिडिल और राइट कॉलम में, मिडिल और राइट कॉलम में रिकरिंग नंबर आते हैं। क्या आते हैं? रिकरिंग डिजिट्स आते हैं।
मिडिल और राइट कॉलम दोनों में रिकरिंग डिजिट्स आते हैं, पुनरावृत्त अंक आते हैं जिनके ऊपर ऑब्वियसली बार लगा है, लेकिन कितने कितने है ना। राइट साइड में हमेशा दो रिकरिंग नंबर होंगे, दो रिकरिंग नंबर होंगे राइट साइड में हमेशा, चाहे कोई सा भी केस हो। लेकिन मिडिल कॉलम में आने वाले रिकरिंग डिजिट की संख्या इस बात पे निर्भर करेगी कि दी हुई संख्याओं में कितने रिकरिंग डिजिट्स हैं। ध्यान से सुन लो, बार बार रिपीट करना पड़ेगा डेफिनेटली। मिडिल कॉलम में आने वाले रिकरिंग डिजिट ही आएंगे, लेकिन कितनी बार, वो उतनी बार दी हुई संख्याओं पर निर्भर करेगा कि दी हुई संख्याओं में कितने रिकरिंग डिजिट्स हैं। तो देखो, इधर भी दो रिकरिंग डिजिट्स है, इधर भी दो रिकरिंग डिजिट्स है, इधर भी दो रिकरिंग डिजिट्स है, कोई इशू नहीं है, सभी में दो 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 है। तो दिए हुए रिकरिंग डिजिट्स की संख्या का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम, मतलब लघुत्तम। तो लघुत्तम दो, दो और दो का दो ही होगा, तो यहां पर भी दो रिकरिंग डिजिट ही आएंगे। क्लियर? सर ऐसा केस बताइए जिसमें अलग अलग अंकों की संख्या हो, रिपीटिंग अंकों की संख्या हो, वो बताइए हमको, है ना। चलो वो भी बताते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर केस आपका होता है ऐसा, मैं बता रहा हूं कैसा। अगर आपका केस होता है ऐसा कि अगर आपको दे देता 0.63, एक दे देता 0.371 और एक दे देता 0.80, ठीक है, तो मिडिल कॉलम में कितने रिकरिंग डिजिट आएंगे ये पता लगा रहे हैं। तो देखो, इधर दो रिकरिंग डिजिट है, इधर तीन हो गए अब, और इधर दो रिकरिंग डिजिट है। तो मैंने बोला क्या, मिडिल कॉलम में आने वाले अंकों की संख्या, रिकरिंग अंकों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि दिए हुए संख्याओं में कितने कितने रिकरिंग डिजिट्स है और उनका लेना है लघुत्तम। तो यहां पर आप जब लघुत्तम लोगे तो किसका किसका लोगे? 2, 3 और 2 का। 2, 3 और 2 का लघुत्तम आता है 6। तो अब इस वाले केस के लिए यहां पर 6 रिकरिंग डिजिट लिखने पड़ते हैं। कैसे लिखते हैं? 0.63, पॉइंट नहीं लगाओगे, क्यों लगाओगे? पॉइंट तो ऑलरेडी यहां पर लिख लिया हमने। यहां पर रिकरिंग डिजिट आएंगे तो आप लिखोगे यहां पर 63, 63, 63। भले ही वो रिपीट हो रहा है लेकिन 6 बार लिखना पड़ेगा। 6 बार काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं, 63, 63, 63। 0.371 को कैसे लिखोगे? 371, 371, एक के नीचे एक, है ना। बात समझ में? 80 को क्या लिखोगे? 80, 80, 80। बात समझ में? क्या उस केस के लिए बता रहा हूं, उस केस के लिए यहां पर हमारे को तो क्या बोल रहा हूं मैं, चिंता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। दो दो दो, एलसीएम दो 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 का दो ही आ रहा है, तो यहां तो दो ही आएगा। मैंने उस केस के लिए बताया, कभी वैसा कुछ हो जाए तो। स्पष्ट है या नहीं? बताओ। चलो, तो केवल दो रिकरिंग डिजिट ही आने वाले, मतलब सीधा यहां लिखना 63, यहां लिखना 37, यहां लिखना 80। कोई इशू? कोई इशू क्या? नहीं ना? ठीक। और राइट साइड में चाहे कोई सा भी केस हो, चाहे वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, दो रिकरिंग डिजिट ही आएंगे, मतलब 63, 37 और 80। बस यही कॉलम हमको पूरा करना पड़ता है। अब बोलोगे सर इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये बताने में टाइम लग रहा है, करोगे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, ये बताने में समय लग रहा है। ठीक, क्लियर है? चलो अब इनको जोड़ दो, जैसे जोड़ते हो राइट साइड से जोड़ना शुरू करते हो, जैसे कॉलम वाइज लिखते हो तो राइट साइड से जोड़ना शुरू करते हो ना, राइट साइड से जोड़ना शुरू करो। चलो जोड़ो, 7, 3, 10, यहां 0, कैरी फॉरवर्ड इसमें आएगा 1। कॉलम वाइज ही जोड़ रहे हो ना, ऐसे ऐसे ऐसे। 7, 3, 10, 0 हासिल आई 1, 6, 3, 9 और 1, 10, 8, 18, 8 हासिल आई इधर 1 कर देना, ऐसा इस तरफ। ठीक, ऑब्वियस ही बात है, आगे बढ़ाते जाओगे। 7, 3, 10 और 1, 11, यहां पर 1 कर दिया, 11 का 1 हासिल आई, 6, 3, 9 और 1, 10, 8, 18 का 8 हासिल आई इधर 1, 0 में 1 जुड़ेगा आ जाएगा 1। वैसे ही जैसे जोड़ा, बस हमारा दिक्कत क्या है, ये टेबल बनाने तक दिक्कत है, और वो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है बस। अब किसी के दिमाग में अगर ऐसा चल रहा होगा कि सर इसको पी/क्यू में कन्वर्ट करके जोड़ देते हैं, बहुत भयंकर हो जाएगा, मत करना। क्यों? क्योंकि 63/99, 37/99, 80/99, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे 99 आ रहा है, एलसीएम भी 99 आ जाएगा। इस सबको जोड़ दोगे, लेकिन इन सबको जोड़ने के बाद 99 से भाग देके देखना पड़ेगा, फिर समझ रहे हो? इन सबको जोड़ने के बाद 99 से भाग देके देखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट चला जाएगा। ऐसा करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट कॉलम फिल करो, अगर आपको नॉलेज है फटाफट ऐड करो, हो गया हमारा ऐड,
अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं आंसर। अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं आंसर। ध्यान से सुनो, लास्ट स्टेप। आंसर लिखने के लिए लेफ्ट साइड और मिडिल कॉलम का जो रिजल्ट आता है वही आंसर होता है। आंसर जो है वो लेफ्ट और मिडिल कॉलम का जो रिजल्ट होता है वही होता है। राइट साइड वाला जो रिजल्ट होता है वो आंसर का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस राइट कॉलम का इस्तेमाल केवल कैरी फॉरवर्ड लेने के लिए करते हैं, ये आंसर का पार्ट नहीं होता। आंसर का पार्ट केवल लेफ्ट कॉलम और मिडिल कॉलम का रिजल्ट होता है। मतलब यहां पर दिख रहा है 181 और बीच में दशमलव है, यहां पर ऑब्वियस सी बात है, यहां दशमलव है ना, तभी तो दशमलव के बाद वाली अंक जो इधर लिखे थे हमने, तो आंसर हो जाएगा 1.81। 1.81। और एक बात, मिडिल कॉलम में जो रिजल्ट मिलेगा, मिडिल कॉलम में जो रिजल्ट मिलेगा उसके ऊपर बार लगाना मत भूलना। और ये आंसर है, और ये आंसर है। ठीक, मिडिल कॉलम का जो रिजल्ट रहेगा, जो भी रिजल्ट है मिडिल कॉलम का, ऐड करने के बाद उन सब के ऊपर बार लगाना मत भूलना। तो आपका जो आंसर होगा वो ना तो 1.80 होगा, ना तो 1.80 बार होगा, ना तो आंसर 1.81 होगा, केवल आंसर आपका होगा 1.81 बार। ठीक, ये चारों ऑप्शन एग्जाम में मिलेंगे। क्या ऑप्शन मिलेंगे? 1.80, 1.80 बार, 1.81 और 1.81 बार, ये चारों ऑप्शन दिखेंगे। सामान्यतः एकदम नॉर्मली आप जोड़ोगे तो 1.80 आ रहा है, आंसर होगा ही नहीं। 1.80 बार भी नहीं है, 1.81 आ रहा था, लेकिन बार लगाना भूल जाओगे अगर तो भी गलत हो जाएगा। 1.81 बार है या नहीं बताइए। यहां पर देखो, जैसे आपका पूछ रहे हो इस वाले केस में अगर राइट साइड में 2 डिजिट लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे। जैसे यहां पर देखो 371 371 6 बार लिख देते, तो 371 1 पे खत्म हुआ ना, 1 पे खत्म हुआ, तो शुरू कहां से होगा? 2 डिजिट 37 से शुरू होगा। मतलब सीक्वेंस मेंटेन करना है। ये उस केस के लिए है जो ये वाला केस मैंने लिया था कि राइट साइड में 2 लिखेंगे तो कौन सा लिखेंगे, शुरू का 2 या आखिरी का 2? अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे यहां 371 371 लिखा था, अगर वो वाला केस होता तो 371 371 1 पे खत्म हो रहा है इधर, तो यहां शुरू किससे होगा? 1 के बाद से। तो 1 के बाद से वापस पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? 3 की ना, तो यहां लिखा था 3 7। क्लियर? ठीक है, ऐसा वाला केस बता दूंगा कल। चलो फिलहाल आज का इतना जो क्लियर है, वो आज का जितनी चीजें बताया वो क्लियर है कि नहीं, कल के इसके उदाहरण और आपको दे देंगे, ठीक है, करने के लिए। अभी मेरे पास इसके संबंध में और क्वेश्चन नहीं है, तो कल आपको ये करवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे, अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, कल करवा देंगे। और ठीक, या फिर जो भी बुक रखे होगे, अगर इसमें से ऐसा जोड़ घटाने वाला रिकरिंग डिजिट का मिल जाए तो उससे हल करके देखना, नहीं तो मैं कल और करवा दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे, फिर से आगे की बात करेंगे। और नंबर सिस्टम ही अभी तो चलेगा, लंबा चलेगा, नंबर सिस्टम के अंतर्गत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।